नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं ताकि आप अगर आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो सके। एक प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक गोदावरी का सहायक नदी नहीं है। उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो गोदावरी की सहायक नदी है ये आपका बेनगंगा है, पूर्णा है, ईटीसी। इसके अलावा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो कावेरी बताना, इसमें की भी लिखा है, देख लीजिए ये वाला, और खाली दक्षिण गंगा 2 ही बार में लिखा रहेगा तो गोदावरी होता है। इसके अलावा जायकेबारी परियोजना का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपका गोदावरी नदी पर ही स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर से होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र से ही होती है, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है, यहाँ से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कोयना नदी भी महाराष्ट्र में ही बहती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध परियोजना जो इंडिया की सबसे ऊंची बांध परियोजना है, ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। एक एक फैक्ट को ध्यान देते चलेंगे। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है ये आपका सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। साथ ही साथ ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, ऊंचा, माफ़ कीजिएगा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, बड़ा नहीं। सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है सबसे लंबी बांध परियोजना है इंडिया के अंदर, जो महानदी पर स्थित है। तो सबसे ऊंची खाली पूछा जाए तो टिहरी, सबसे मतलब गुरुत्व वाला सबसे ऊंचा पूछा जाए तो आपका भाखड़ा नांगल, और सबसे लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड बांध परियोजना। आई होप आप सभी बांधों को जो है अच्छे से समझ पाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है। देखिए मैं सरला आपको बता के रखा हूँ कि 79 में संसद है, और राज्यसभा आपका 80 में है और लोकसभा 81 में है। तो तीनों आर्टिकल एक साथ आप याद रख सकते हैं सरला को याद रख के। तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है, अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, अनुच्छेद जो आपका 80 है ये राज्यसभा से संबंधित है, और आगे जो है एक लोकसभा आएगा तो ये 81 जो है आपका लोकसभा से संबंधित है। सरला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिनको याद रखना है तीनों एक साथ ये सरला अपना सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 85 जो है ये लोकसभा को भंग करने से संबंधित है। कौन करते हैं भंग? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं समय से पहले किसी विशेष परिस्थिति में। वैसे लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा आर्टिकल 76 जो है ये भारत के महान्यवादी से संबंधित है। वर्तमान में आर वेंकट रमनी जो है ये भारत के महान्यवादी हैं। भारत के महान्यवादी ही भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन वोटिंग करने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिकल 72 है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। किसी कदाचार सिद्ध व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो ये आर्टिकल 72 ही इस प्रकार के पावर जो है उनको देते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि सुरेश एन पटेल वर्तमान समय में भारत के किस पद पर आसीन है। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, पहले बता चुके हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के नाम से भाई, ठीक है। और एक आपका कल्याण चौबे भी याद रखने हैं, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में ये चंद्रचूड़ साहब हैं, ये 50वें नंबर के सीजेआई हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये आपका राजीव कुमार है ना, ये सुशील चंद्रा साहब का जो है जगह लिए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आपका एनके सिंह है, नंद कुमार सिंह है। वित्त आयोग का गठन जो है ये आर्टिकल 280 के थ्रू राष्ट्रपति करते हैं। इसमें 5 सदस्य होता है, 4+1, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम है, तो ये तो नाम से स्पष्ट है, अंडमान निकोबार के नाम पे अंडमान सागर स्थित है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपके अंडमान निकोबार में इंडिया के अंदर, और सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है ये एमपी के अंदर है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन ये आपका अंडमान निकोबार में ही स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने बैरन द्वीप का नाम सुना होगा, जो इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। स्वराज द्वीप है ना, शहीद द्वीप, ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही स्थित है।
इसके अलावा लक्षद्वीप, जिसे आज लक्षद्वीप से नाम के से जानते हैं, इसको पहले लक्का द्वीप या अमीनी द्वीप कहा जाता था 1973 से पहले। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पत्थर की मस्जिद किस राज्य में स्थित है। तो पत्थर की मस्जिद जो है ये आपके बिहार के पटना में अशोक राजपथ, चूँकि मैं पटना में रह के पढ़ाई किया हूँ तो मैं जानता हूँ, ये देखा भी हूँ। तो अशोक राजपथ में जो है आपका पत्थर की मस्जिद है जिसे मिर्जा परवेज ने बनवाया था। ठीक है। इसके अलावा गोलघर भी है पटना में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी भी है आपका पटना के अंदर, गांधी मैदान भी आपका पटना के अंदर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर जो बिहार के अंदर है ये आपका गया में है। यहाँ पे लोग पितृपक्ष कराने वगैरह जाते हैं विष्णुपद मंदिर में। इसके अलावा शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया था 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ प्रस्तावित है। देखिए 2024 का बताया है, 2028 का बताया है, लेकिन इत्तेफाक से 2032 पूछ दिया है जो मैंने नहीं बताया था। ठीक है। तो 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपका पेरिस के अंदर होने वाला है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पिछला ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो के अंदर हुआ था 2020 वाला, हालांकि 2021 में कराया गया था। कार्बोहाइड्रेट की पाचन कहाँ से शुरू होती है, इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन जो है आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या किसी अंग का नाम दिया गया था या फिर कोई कुछ और। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन मेरे ख्याल से मुख से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि मुख से स्टार्च की पाचन होती है ना। मांड की पाचन जो है आपका मुख से ही शुरू होता है स्टार्च का। तो कार्बोहाइड्रेट बताइएगा कि इसका क्या था ऑप्शन में। इसके अलावा स्टार्च का पाचन जो है आपका मुख से शुरू होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में भोजन लगभग 4 घंटे तक जो है रहती है। इसके अलावा प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम VVI करके रखेंगे। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है पेप्सिन है और आपका रेनिन है। रेनिन जो है दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन, उसे पचाने का काम करता है और अन्य प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम पेप्सिन करता है। ठीक है। पित्त का जो स्राव होता है मानव शरीर में ये आपका लीवर से होता है, यकृत से होता है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसे केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है आपको लीवर का। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है आपको राइबोसोम को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शरीर का जो है पुलिसमैन कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पित्त का स्राव तो यकृत से हो गया, लेकिन जमा होता है आपका पित्ताशय में। पित्त किस प्रकार का द्रव है, तो क्षारीय द्रव है, क्योंकि इसका pH 7 से अधिक होता है और ये हल्का पीला रंग का होता है। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पित्त जो है भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है, तभी भोजन जो है पचने का काम करता है छोटी आंत से बाहर निकल के। ठीक है। छोटी आंत के अंदर, माफ कीजिएगा। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। कल पूछा गया था कि 2014 में भारत रत्न किसे मिले थे। तो जो अवार्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, उसे आप जरूर देख लें। ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए नोबेल पुरस्कार की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था और 1969 में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया था। आइए, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है घोषित किया जाता है। वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 5 क्षेत्रों में सर्वप्रथम किया गया था। चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन और शांति। बाद में इकोनॉमिक्स में ऐड किया गया। 4 विषयों में जो पुरस्कार है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। वहीं पे जो शांति के नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वेजियन है ना, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। बाद बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे
अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक थे, ये तो आप जानते ही, कल भी बताए थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1956 के जो औद्योगिक नीति है ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई गई, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। योजना की अवधि 1956 से 1961 रहा था। मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। लक्ष्य जो है लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय जो है आपका जवाहरलाल नेहरू साहब थे। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, जैसे कि आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको किसी पेपर कटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट वही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है, और आती भी है ना। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये 3 फैक्ट्रियां लगाई गई थी, लेकिन मैं फिर से चर्च कर लूं कि चित्तरंजन लोकोमोटिव प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। दूसरे पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस है, इन्हीं के जन्मदिन पे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका हैराड डोमर के मॉडल पे आधारित था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया था, अगला जो एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे नहीं दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे अगले शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।